Hello everyone, myself Dr. Reenu from Government Girls College Sirohi, and in continuation to previous classes of BSc third year botany paper first, today we are going to discuss about ecological adaptation. हम पारिस्थितिकी अनुकूलन की बात करेंगे बच्चों। ये आपका पहले की जो क्लासेस हुई हैं उसी की कंटिन्यूएशन की क्लासेस के अंदर ये आ रहा है। इकोसिस्टम इकोलॉजी के जनरल इंट्रोडक्शन के बाद की क्लासों में फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोसिस्टम पढ़ा था हमने, उसमें बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर के बारे में स्टडी की थी। और आज हम थोड़े से इकोलॉजिकल अडेप्टेशन के बारे में बात करते हैं। हमें पता है बच्चों के पर्यावरण में अलग अलग प्रकार के भिन्न भिन्न कारक होते हैं जो पादपों की जो समस्त जैविक क्रियाएं होती हैं, डेली रूटीन जो होता है या ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है उसको इफेक्ट करते हैं। और जो प्लांट्स होते हैं, ये जो वनस्पति होती है वो प्राकृतिक संतुलन बनाकर रहती है अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट के साथ में। तो ये जो संतुलन होता है वो किस प्रकार से बनाती है और पर्यावरण की विविधताओं को सहन करते हुए और उनसे बहुत ज़्यादा अधिकतम जो लाभ वो प्राप्त कर सकते हैं प्लांट्स, वो करते हुए अपने अंदर जो चेंजेस लाते हैं, प्लांट्स के अंदर जो चेंजेस डेवलप होते हैं, उन चेंजेस को हम अनुकूलन या अडप्टेशन कहते हैं। अब अलग अलग जो सिचुएशंस होती हैं, अलग अलग जो प्लांट्स होते हैं, उनमें अलग अलग प्रकार के अडप्टेशंस पाए जाते हैं। उसके अकॉर्डिंग ही उसकी उनका नाम होता है। जैसे हम आज फर्स्ट जो हमारी क्लास है उसमें हम स्टडी करेंगे जलोदभिद पादपों के लिए क्या अनुकूलन होते हैं, क्या अडप्टेशन होते हैं। हाइड्रोफाइट्स की बात करेंगे अब बच्चों। हमें पता है हाइड्रोफाइट जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड में हाइड्योर का मतलब होता है वाटर और फाइटोन मतलब प्लांट्स होते हैं, अर्थात वो जल पादप या जलोदभिद पूर्ण या आंशिक रूप से जल या जल में संतृप्त मृदा में उगने वाले पादपों को हम जलोदभिद। हाइड्रोफाइट्स किसे कहते हैं? या तो वो टोटली वाटर के अंदर ही उगे या फिर ऐसी सॉइल के अंदर उगे जो कि संतृप्त होती है, सैचुरेटेड होती है, उसमें पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। जलीय आवास में पाए जाने वाले पादपों को मतलब इन जनरल अगर हम बोले तो वो पादप जो जलीय आवास में पाए जाते हैं उन्हें हम जलोदभिद पादप कहते हैं। अब जलीय आवास में जो जल होता है वो ताज़ा अथवा लवणीय दोनों ही हो सकता है। यहाँ पे हम बात करें कि फ्रेश वाटर भी हो सकता है और सैलाइन वाटर भी हो सकता है। इन दोनों प्रकार के जल में ही पाए जाने वाले पौधों और उनके अनुकूलन में विविधताएं पाई जाती हैं। मतलब अलग अलग प्रकार के अडेप्टेशंस और डिफरेंसेस डेवलप हो जाते हैं पादप जहाँ जहाँ जिस जिस एटमॉस्फेयर में मिलते हैं। तो जलोदभिद पादपों के वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो उनके वर्गीकरण में फर्स्ट बच्चों लाइफ फॉर्म्स के अकॉर्डिंग हम जब कभी भी बात करते हैं तो हाइड्रोफाइट्स को दो मेजर ग्रुप में बांटा जाता है। एक जो होते हैं वो फाइटोप्लैंक्टन्स यानी कि नॉन वेस्कुलर हाइड्रोफाइट्स होते हैं, और जो दूसरे होते हैं वो मैक्रोफाइट्स होते हैं या फिर संवहनी, जिसे आप गुरु पादप कहते हैं। और ये जो संवहनी हाइड्रोफाइट्स होते हैं, मेनली हम उसी के डिफ्रेंशिएशन या उसी के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो जो संवहनी जलोदभिद पादप होते हैं उनको वायु, जल या जलाशय के तल की जो मृदा से संबंध के अनुसार, मतलब इसका जो वर्गीकरण है वो हमने किया है उसकी चारों तरफ की एयर, वाटर और जिस जगह वो पाया जा रहा है वहाँ की जो सॉइल होती है उसका उनके साथ में किस प्रकार का रिलेशनशिप होता है, इसके अकॉर्डिंग जो होता है वो तीन समूहों में इनका वर्गीकरण किया जाता है। ये तीन समूह होते हैं। निमग्न जलोदभिद होते हैं जिन्हें हम सबमर्ज्ड कहते हैं, सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स। सेकंड जो होते हैं वो प्लावी जलोदभिद होते हैं जिन्हें हम फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। और जो थर्ड होते हैं वो जल स्थलीय जलोदभिद होते हैं जिसे हम एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट निमग्न जलोदभिद पादप, यानी कि वे जलोदभिद सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स की बात कर रहे हैं हम। तो वो हाइड्रोफाइट जो पूर्ण रूप से जल में डूबे हुए रहते हैं, सबमर्ज्ड रहते हैं, जिससे इनका वायु से कोई संपर्क नहीं रहता है, एयर के साथ में इनका किसी भी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं होता है। इन्हें हम सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स या निमग्न जलोदभिद कहते हैं। ये पानी का जो सबसे निचला छिछला तल क्षेत्र होता है ना, वहाँ तक ही सीमित रहते हैं जिससे कि प्रकाश की उपयुक्त मात्रा उनको मिल सके। मतलब वहाँ तक रहते हैं जहाँ इनको लाइट आराम से मिल जाए, लेकिन एयर का इनके साथ में कोई लेना देना नहीं होता। निमग्न जलोदभिद जो होते हैं उनको फिर से हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं बच्चों। एक होता है निमग्न स्थिर जलोदभिद जिसे आप सबमर्ज्ड रूटेड हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, और दूसरे होते हैं निमग्न निलंबी जलोदभिद या फिर स्वतंत्र निमग्न जलोदभिद जिसे आप सबमर्ज्ड सस्पेंडेड हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। तो फर्स्ट सबमर्ज्ड रूटेड हाइड्रोफाइट्स या स्थिर निमग्न जलोदभिद होते हैं
ये वो प्रकार के जलोद्भिद जल होते हैं जो जल में निमग्न तो होते हैं, डूबे हुए तो होते हैं, सबमर्ज तो होते हैं, लेकिन इनकी मूलों द्वारा जलाशय के तल में स्थिर रहते हैं, यानी कि ये डूबे हुए रहते हैं और इनकी रूट जो होती हैं वो सॉइल के अंदर रहती हैं, वेल डेवलप्ड होती हैं, ये स्थिर होते हैं, इनमें किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं होता है। इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो हैं हाइड्रीला, वेलिसिनेरिया, आइसोइटिस एक्सेट्रा। हाइड्रीला या पोटामोगिटॉन की अगर बात करें तो उनका स्तंभ लंबा होता है, संधियाँ छोटी छोटी पाई जाती है। मतलब ये इनके कैरेक्टर्स हैं कि जो स्थिर निमग्न जलोद्भिद हैं हाइड्रीला, वेलिसिनेरिया, उनमें क्या कैरेक्टर्स मिलते हैं। दूसरा जो हमारा टाइप है वो है स्वतंत्र निमग्न जलोद्भिद, जिसे आप निमग्न नीलंबी जलोद्भिद भी कहते हैं या फिर सबमर्ज्ड सस्पेंडेड हाइड्रोफाइट्स भी कहते हैं। ये जल में डूबे हुए रहते हैं लेकिन इनमें रूट्स एब्सेंट होती हैं, यानी कि स्थिर नहीं होंगे, अर्थात ये जलाशय के तल की मृदा में स्थिर नहीं होते हैं। इनके स्तंभ जो होता है, स्टेम जो होता है इनका लंबा होता है, पत्तियां इनकी प्राय जो छोटी छोटी होती हैं और कटी फटी होती हैं। ये जल की धाराओं यानी कि वाटर करंट के साथ साथ बहकर दूर तक चले जाते हैं, क्योंकि रूट्स नहीं है तो ये एक जगह स्थिर नहीं रहेंगे। जहाँ जहाँ वाटर का मूवमेंट होगा, वाटर फ्लो होगा, वाटर करंट के साथ में ये प्लांट्स भी बहते रहते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सिराटोफिलम इसका एग्जाम्पल है, यूट्रिकुलेरिया एंड नाजास जो है वो इनके क्लासिकल एग्जाम्पल्स हैं। सेकंड जो कैटेगरी आती है वो आती है प्लावी जलोद्भिद की, यानी जो फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स होते हैं। इस प्रकार के जलोद्भिद जल की सतह पर स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं, यानी फ्री मूवमेंट करते हैं वाटर की सरफेस पर तथा जल और वायु दोनों के संपर्क में रहते हैं। अब जो सबमर्ज्ड है उनका एयर से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जो फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स होते हैं वो वाटर की ऊपरी लेयर पे ही रहते हैं और पानी और एयर दोनों के साथ में अपना संपर्क बनाए रखते हैं। और ये जो फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स होते हैं इनकी जड़ों द्वारा जलाशय की मृदा में स्थिर होते हैं या पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो सकते हैं, यानी मतलब ये रूटेड भी हो सकते हैं और सस्पेंडेड फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं। इसी के आधार पर मतलब कि वो रूटेड हैं या नहीं या सस्पेंडेड हैं, इसके अकॉर्डिंगली ही फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, free floating hydrophytes and rooted floating hydrophytes. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट। नाम से ही पता चल रहा है बच्चों कि ये वो हाइड्रोफाइट्स होंगे जो जलाशय की पैंदे में मृदा के साथ में कोई संबंध नहीं होगा, मतलब रूट्स के साथ अटैच्ड नहीं होगी सॉइल के साथ में, यानी ये फ्री होते हैं, पानी की वाटर करंट के साथ में इधर उधर बहते रहते हैं। एग्जाम्पल जो है इनके वो वोल्फिया है, आइकॉर्निया है, स्पाइरोडेला है, पीस्टिया है, निम्फॉइड, साल्विनिया, एजोला एक्सेट्रा, ये सब फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स के एग्जाम्पल होते हैं। सेकंड जो है वो स्थिर प्लावी यानी कि रूटेड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स की बात अगर हम करें तो ये क्या होते हैं कि इनकी जड़ें होती है जलाशय में जो मड होती है उसके अंदर स्थिर रहती हैं। इनकी पत्तियों में जो पेटियोल होता है वो काफ़ी लंबा होता है, चौड़ी चौड़ी दिखाई देती हैं, जो पत्तियों को जल की सतह पर एक प्लावी यानी फ्लोटिंग स्टेज में मेंटेन रखती हैं। पत्तियां चौड़ी चौड़ी होती हैं इसलिए। पत्तियों तथा पुष्पीय भागों के अतिरिक्त पादप का जो शेष भाग होता है वो जल के अंदर, यानी कि जो फ्लावरिंग पार्ट है वो और लीव्स तो पानी के ऊपर दिखेंगी, लेकिन बाकी का जो सारा के सारा प्लांट पार्ट होता है, प्लांट बॉडी होती है, वो पानी के अंदर सबमर्ज्ड होती है, डूबी हुई होती है। एग्जाम्पल बात करें तो नीलंबू यानी कमल का जो फूल होता है, निम्फिया यानी कि कुमुदनी का जो पेड़ है वो, ट्रापा यानी कि सिंगाड़ा जो आप बच्चों खाते हो वो, मार्सिलिया, ये सारे के सारे जो हैं वो स्थिर प्लावी यानी कि रूटेड फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स के एग्जाम्पल हैं। तीसरी जो कैटेगरी आती है वो एम्फीबियस जो होते हैं वो हाइड्रोफाइट्स, या फिर इसको इमर्जेंट हाइड्रोफाइट्स भी कहते हैं। जल स्थलीय या उभयचरी जलोद्भिद, नाम से ही पता चल रहा है कि इन पादपों का नीचे का कुछ भाग तो जल में रहता है और जो ऊपर का आधा भाग होता है वो वायु में रहता है, यानी प्रकंद और मूल पानी के नीचे कीचड़ में रहते हैं। जबकि इसका जो शूट वाला पार्ट होता है यानी कि रूट वाला जो पार्ट होता है वो और आधा स्टेम तक का जो पार्ट होता है वो तो पानी में डूबे हुए रहता है, लेकिन इसका शूटेड वाला जो कंप्लीट पार्ट होता है या अधिकांश भाग होता है वो एरियल होता है यानी वायवी होता है। मार्शी हैबिटेट में उगने वाले पौधे इसी कैटेगरी में आते हैं, यानी वो पौधे जो दलदली भागों में उगते हैं, दलदली आवास में पाए जाने वाले पौधे जो हैं वो इनका एग्जाम्पल होते हैं। इस समूह या वर्ग में सैजिटेरिया इसका एग्जाम्पल है, रेनेनक्यूलस, मोनोकोरिया में प्ररो का कुछ भाग जल में तथा कुछ भाग वायु में रहता है। इनमें हेट्रोफिली पाई जाती है, हेट्रोफिली यानी दो अलग अलग टाइप की लीव्स का पाया जाना,
हेट्रोफिलिक कैरेक्टर होता है। अब हम बात करते हैं कि अडेप्टेशंस यानी इकोलॉजिकल अडेप्टेशंस क्या होते हैं हाइड्रोफाइट्स में, जलोदविद में क्या पारिस्थितिकी अनुकूलन पाए जाते हैं। तो जलीय पादपों का शरीर होता है या तो पूरा या फिर इसका कुछ भाग जो होता है पानी में डूबा रहता है। तो जलीय आवास में जनरली अगर इन जनरल बात करें तो हमें यूनिफॉर्मिटी मिलती है, एक रूपता मिलती है, लेकिन जलीय आवास में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं और ये विशेषताएं जो होती है वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। यानी कि इनमें जल की उपलब्धता आसानी से होती है, इनमें प्रकाश की कमी पाई जाती है, ऑक्सीजन की कमी होती है और टेम्परेचर लो होता है जब हम एक्वेटिक एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। तो इस प्रकार का जो आवास होता है जहाँ पानी ज़्यादा है लेकिन प्रकाश कम है, ऑक्सीजन कम है, टेम्परेचर कम है, तो जलोदविद पादपों में अलग अलग प्रकार के अडेप्टेशंस डेवलप होते हैं। अब ये अडेप्टेशंस कौन कौन से होते हैं, इनको हमने अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग इनकी आकारिकी, शारीरिकी एवं कार्यकी जो होती है यानी कि इनकी मॉर्फोलॉजिकल, अनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल पार्ट्स के अकॉर्डिंग हम इनमें अडेप्टेशंस में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो स्टडी करेंगे। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस यानी कि आकारिकी अनुकूलन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम जड़ों की बात करते हैं बच्चों की, जड़ों में किस प्रकार के अनुकूलन आ जाते हैं। तो हमें पता है कि जड़ों का मेन फंक्शन क्या होता है कि जल, खनिज, लवण आदि का अवशोषण करती है, लेकिन जल तो वहाँ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। तो यह जो जल है वो सेकेंडरी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन कंपोनेंट रह जाता है इनके लिए, क्योंकि जल तो पहले से प्रेजेंट है तो इनको मूलों को अवशोषण तो करना ही नहीं है, तो इनमें मूलों की इतनी ज़्यादा कोई आवश्यकता होती नहीं है। लेकिन इनमें मूलों में कुछ अडेप्टेशंस हो जाते हैं यानी कि इनकी जो रूट्स होती है वो रेशेदार हो जाती है यानी कि फाइब्रस हो जाती है, अपस्थानिक होती है यानी एडवेंटिशियस रूट्स पाई जाती हैं, टैप रूट सिस्टम नहीं होता है, और वो ब्रांच्ड होती है, शाखित प्रकार की हो जाती है, मूल कोटरिकाएं पाई जाती हैं यानी कि इनमें रूट हेयर्स पाए जाते हैं। रूट हेयर्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, सॉरी, अधिकतर में या तो एब्सेंट होंगे या फिर कम विकसित होंगे, और इनमें मूल कोप यानी कि रूट कैप्स पाई जाती हैं, श्वसन मूल्स पाई जाती हैं, रूट पॉकेट्स पाए जाते हैं। मूल कोटिका यानी कि रूट पॉकेट्स होती हैं, इनमें मूल कोप के स्थान पर विशेष प्रकार की संरचना यानी कि रूट कैप तो एब्सेंट होगी, तो रूट कैप की जगह पर इनमें एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर पाई जाती है जिन्हें आप रूट पॉकेट्स कहते हैं। हाइड्रोफाइट्स का कैरेक्टर होता है ये, रूट में अडेप्टेशन होता है, रूट पॉकेट्स पाई जाती हैं रूट कैप के स्थान पर। इनकी जड़ें जो होती है वो फाइब्रस होती है, वो हम बता ही चुके हैं, और अपस्थानिक प्रकार की होती हैं यानी कि एडवेंटिशियस रूट सिस्टम पाया जाता है। श्वसन मूलें पाई जाती हैं यानी कि रेस्पिरेटरी रूट्स जो होती हैं, गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो रेस्पिरेटरी रूट्स के द्वारा होता है। एसिमिलेटरी रूट्स होती हैं यानी कि इन्हें हिंदी में स्वांगीकारी मूल्स कहते हैं, यानी कि इनमें पर्णरहित होने से कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट्स में पर्णरहित पाया जाता है, जिसकी वजह से ये हरी हो जाती हैं, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं और स्टोरेज का फंक्शन करने लगती हैं। ऐसी रूट्स को हम एसिमिलेटरी रूट्स कहते हैं। सिंघाड़ा जो है वो एसिमिलेटरी रूट का एग्जाम्पल है, हाइड्रोफाइट्स में एसिमिलेटरी रूट का एग्जाम्पल है। सेकेंड हम बात करते हैं कि स्तंभ यानी कि स्टेम में किस प्रकार के चेंजेस आ जाते हैं। तो जलोदविद पादपों में स्तंभ जो होते हैं वो कोमल, पतले, लचीले, हरे, कमजोर होते हैं, पीले रंग के होते हैं, जो स्पंजी तथा प्रत्यास्थ प्रकृति के होते हैं, यानी कि जो पादप निमग्न होते हैं, जैसे हाइड्रीला की बात करें या पोटामोकीटोन की बात करें, तो इनमें स्तंभ जो होता है लंबा, दुर्बल, स्पंजी हो जाता है, लचीला, प्रत्यास्थ यानी कि इनमें फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, और ये जो तना जो होता है वो प्रकंद या भूस्थारी में रूपांतरित हो जाता है। स्वतंत्र प्रलावी पादप जो होते हैं उनमें फ्लोटिंग हॉरिजॉन्टली डेवलप होती है, इनमें जो स्तंभ होता है वो हॉरिजॉन्टली डेवलप हो जाता है। और स्थिर प्लावी जो जलोदविद होते हैं उनमें भी कुछ अडेप्टेशंस पाए जाते हैं, कीचड़ में ढके हुए होते हैं, सुविकसित और भारी पाए जाते हैं। चीरकालिक संरचनाएं के रूप में इनके जो स्टेम होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। चीरकालीन जो संरचनाएं होती हैं जिन्हें आप पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। आपने ये पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में बीएससी फर्स्ट ईयर में स्टडी कर रखी है बच्चों, कि जीवन काल को जो विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो उसमें अपने आप को जीवित रखने के लिए, बनाए रखने के लिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एक मीन होता है जिसे हम पेरिनेटिंग ऑर्गन कहते हैं। तो ये स्तंभ जो होता है वो पेरिनेटिंग ऑर्गन में कन्वर्ट हो जाता है।
अब लीफ में किस प्रकार के एडेप्टेशंस पाए जाते हैं, तो लीफ पत्तियां जो होती हैं वो पतली होती है, कटी फटी होती है, रेखाकार होती हैं जनरली जो होती हैं, और मोम और म्यूसिलेज की परत पाई जाती है, वैक्सी लेयर पाई जाती है इनकी पत्तियों पर। ये भौतिक, रासायनिक और जलीय आघातों से, मतलब वैक्सी और म्यूसिलेजिनस लेयर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये एक्सटर्नल जो हार्म होने वाला होता है, चाहे वो फिजिकल हार्म हो, केमिकल हार्म हो, या फिर जल वाटर करंट की मूवमेंट की वजह से हार्म हो, उससे इनकी रक्षा करती है। इनका जो पेटियोल होता है, पर्णवृंत जो होता है, वो लचीला यानी कि फ्रेजाइल होता है और लेंथ में काफ़ी लंबा होता है। और वही पेटियोल साथ में स्पॉन्जी भी होता है और फ्लोटिंग टाइप का होता है, यानी प्लायमान यानी कि स्थिर नहीं होता, फ्लोटिंग प्रकार का पाया जाता है। अब हम बात करें कि परागण फल और बीजों में किस प्रकार का अगर अडेप्टेशन होता है, तो जलोद्भिद पौधों के फल और बीज जो होते हैं ये बहुत ही लाइट वेटेड होते हैं, जिससे ये जल की सतह पर सुगमता से फ्लोट कर पाते हैं, मतलब वेट में बहुत हल्के होते हैं, फ्लोटिंग आसानी से हो जाती है, सतह पर ही तैरते रहते हैं। और परागण तथा उसके फलों और बीजों का प्रकीर्णन वायु के द्वारा हो सकता है, एयर के द्वारा हो सकता है, कीटों के द्वारा हो सकता है, लेकिन जल में रहने वाले पुष्पों का परागण जल के द्वारा ही होगा, यानी जल में रहने वाले प्राणियों के द्वारा ही होगा। ये इसके कुछ कैरेक्टर्स थे, अडेप्टेशंस थे। अब हम बात करते हैं आंतरिक अनुकूलन की, कि इनमें कुछ अडेप्टेशंस जो होते हैं वो आंतरिक तौर पर भी होते हैं। तो आंतरिक अनुकूलन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन जो होते हैं एनाटॉमिकल अडेप्टेशन की बात कर रहे हैं हम, कि जो अंदर की तरफ शारीरिक संरचना में किस प्रकार का चेंजेस होता है। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं बच्चों, हमने एक स्लाइड में एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दे रखा है कि जलोद्भिद पादपों में किस प्रकार के अडेप्टेशंस होते हैं। तो इनमें सुरक्षा परत का ह्रास होता है, यानी कि जो रक्षात्मक जो टिश्यू होते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं, उनका रिडक्शन हो जाता है इनमें। तो इनमें सबसे बाहर की तरफ क्यूटिकल, निमग्न जो पौधे होते हैं उनमें क्यूटिकल एब्सेंट होती है, बट मतलब सबमर्ज्ड में तो एब्सेंट होगी, लेकिन जो फ्लोटिंग होते हैं हाइड्रोफाइट्स होते हैं उनमें क्यूटिकल पाई जाती है। फिर हम बात करें एपिडर्मिस की, तो सबसे बाहर की तरफ की अधिचर्म होती है, लेकिन जलोद्भिद में ये जो होती है वो पैरेनकाइमेटा सेल से बनी हुई होती है। सेकेंड, इनमें जो अडेप्टेशन मिलता है आंतरिक अनुकूलन उनमें होता है कि वायु प्रकोष्ठों की बहुलता होती है, एयर चैम्बर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ये गैसियस एक्सचेंज के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो होते हैं घुलित अवस्था में पाए जाते हैं, हमें पता है क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोफाइट्स हैं उनमें हमें पता है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तो होती ही नहीं है, तो गैसियस एक्सचेंज कहाँ से होगा। तो जल में जो घुलित अवस्था में CO2 और ऑक्सीजन है, वही उनकी जो एपिडर्मिस होती है उसके द्वारा गैसियस एक्सचेंज होता है, इसलिए इनमें जो वायु प्रकोष्ठ होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। यांत्रिक उत्तकों का ह्रास होता है, डेफिनेटली अंदर इतने कोई फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते नहीं हैं, इसलिए इसमें जो मैकेनिकल टिश्यूज़ होते हैं वो कंपेरेटिवली लेस डेवलप्ड होते हैं, कम मात्रा में पाए जाते हैं यांत्रिक उत्तक, क्योंकि जलोद्भिद आवास में जल की अधिकता होती है, वायु उत्तक भी अधिक पाए जाते हैं। तो वायु उत्तकों में तो ऑलरेडी एयर भरी हुई रहती है, जो उनको फ्लोटिंग अवस्था में रहती है, ये तैरते रहते हैं, जिसकी सहायता से ये प्रोरो भाग जो होता है जल की सतह पर आ जाता है। तो यांत्रिक उत्तक जैसे कि स्क्लेरन काइमा, कॉलन काइमा, सेकेंडरी वुड, ये सब जो होता है वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो होते हैं उनके कैरेक्टर्स होते हैं। तो हाइड्रोफाइट्स में इनकी ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए ये कम पाए जाते हैं, बहुत हार्श कंडीशन में पाए जाते हैं। अब हम बात करें इनके संवहन उत्तकों की, तो जो वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं वो भी रिडक्शन होता है इनमें, मतलब संवहन उत्तकों की भी कमी होती है, क्योंकि जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण जो होता है वो शरीर की संपूर्ण सतह से ही होता रहता है इनमें, अतः इनमें किसी भी कंडक्टिव टिश्यू की ज़रूरत ही नहीं होती है, तो यह कम मात्रा में पाए जाते हैं। थर्ड पार्ट जो है वो इनका फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है, यानी कि कार्यकीय अनुकूलन कौन कौन से पाए जाते हैं हाइड्रोफाइट्स में। तो कार्यकीय अनुकूलन में बच्चों जल की जो परासरण सांद्रता होती है, तापक्रम और इसकी जो टॉक्सिसिटी होती है वो जलोद्भिद को बहुत मुख्य रूप से प्रभावित करती है। तो क्या होता है कि जलोद्भिद जो होते हैं हाइड्रोफाइट्स में ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत कम होता है, ये फिजियोलॉजिकल हम अडेप्टेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि टॉक्सिसिटी को भी इनको वो टॉलरेट करना होता है, परासरणी सांद्रता, तापक्रम सबको मेंटेन रखने के लिए क्या करते हैं कि जब कभी भी ये पौधे जल से बाहर निकलते हैं तो हमने देखा होगा कि हाइड्रोफाइट्स को अगर हम खींच के बाहर निकाल दे तो ये क्या आते हैं, जल्दी से विल्ट हो जाते हैं, कुंभला जाते हैं, जैसे आप कहते हो, बिल्कुल मुरझा जाते हैं। तो यही इसका कारण होता है, क्योंकि ऑस्मोटिक जो पोटेंशियल होता है वो इनमें बहुत कम होता है।
और फिजियोलॉजिकल जो अडेप्टेशन में एक ये भी होता है कि निमग्न पौधों में हमें पता है ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस तो होती ही नहीं है, तो जल का जो उत्सर्जन होता है वो इनमें किसके द्वारा होगा, हाइडेथॉट्स पाए जाते हैं, इनमें जलरंध्र पाए जाते हैं और गटेशन की प्रोसेस होती है। और बहुत से हाइड्रोफाइट्स जो होते हैं उनके ऊपर एक म्यूसिलेजनस पदार्थ का सीक्रेशन हो जाता है, जिससे पादप में डिफ्यूजन के द्वारा होने वाली जल हानि से बचा जाता है। और कुछ और हैं इनके एडिशनल, जिसमें यह है कि प्रकाश की कमी हमें पता है कि हाइड्रोफाइट जो होते हैं वो बहुत गहराई में होते हैं, तो प्रकाश की कमी होती है, उसके कारण इनमें अधिचर्मी कोशिकाओं में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जिसके कारण क्या करते हैं ये कम प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, यानी फिजियोलॉजिकल इनका जो अडेप्टेशन है ये कि इनकी जो एपिडर्मिस होती है उनमें भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ताकि अगर थोड़ा सा भी प्रकाश मिले तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके अपने लाइफ को मेंटेन रख सकते। दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रोफाइट्स। थैंक यू वेरी मच।